जी, कल हम लॉन्ग रिपोर्ट पे काम कर रहे थे और इधर मैंने स्टॉप कर दिया था कि हम ना उसके स्टेप्स कह लो या कंपोनेंट्स कह लो, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। आप ये समझ लो कि जो लॉन्ग रिपोर्ट होती है उसको लॉन्ग, जारी बात है, इस वजह से कहते हैं क्योंकि उसके नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा होंगे और उसके उसके कुछ सेक्शन या हेडिंग ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से हम उसको लॉन्ग रिपोर्ट बोलते हैं। और आपके पेपर में लॉन्ग रिपोर्ट आएगी नहीं, ना ही लॉन्ग रिपोर्ट के बारे में कोई सवाल और ना ही लॉन्ग रिपोर्ट लिखनी आएगी। लेकिन फिर भी ये आपकी बुक में है, ये आपके करिकुलम का हिस्सा है, इस वजह से क्योंकि ये अपनी इंपॉर्टेंस रखती है। और आईकेएफ वाले ये चाहते हैं कि बाय द टाइम आप लोग ऑफिस वर्क करना स्टार्ट करो तो आपको लॉन्ग रिपोर्ट के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हो। तो इस वजह से आपके करिकुलम का हिस्सा बनाया है। लेकिन लॉन्ग रिपोर्ट फिजिकली लिखना एक पेपर में मुश्किल, वजह से वो पेपर में उन्होंने शॉर्ट रिपोर्ट हमें दी हुई है, लॉन्ग रिपोर्ट नहीं दी हुई है। अच्छा जी, कमिंग टू द कंपोनेंट्स और द एलिमेंट्स ऑफ लॉन्ग रिपोर्ट। सबसे पहले आपका एक टाइटल पेज बनता है। अच्छा, इसमें भी कोई 100% इस तरह का फॉर्मेट नहीं होता, रूल्स नहीं होते कि यही 4 5 6 चीजें जो पढ़ रहे हैं और जो आपकी बुक में दी हुई है सिर्फ वही होती हैं लॉन्ग रिपोर्ट के अंदर। इसके अंदर भी 2 3 चीजें आप माइनस प्लस कर सकते हो। जब आप शॉर्ट रिपोर्ट अभी करोगे मंडे को, तो शॉर्ट रिपोर्ट में भी ऐसे है कि 2 तो नीचे आप माइनस प्लस कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जो फुल ब्लॉक फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहे हैं लेटर में, लेकिन दूसरा वाला सेमी या जिसको मॉडिफाइड ब्लॉक कहते हैं वो भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर राइट हैंड साइड के ऊपर आपका डेट और सिग्नेचर होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं, फुल ब्लॉक है, सिर्फ हमने वो यूज करना है। तो आपकी जो पीस ऑफ राइटिंग होती है या प्रोफेशनल राइटिंग होती है उसमें कुछ चीजें बेसिक्स हैं जो कि होनी ही चाहिए, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो आप समझो फॉर्मेट या लेआउट बनाने वाले या ऑर्गेनाइजेशन वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीजें कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी बेसिक हैं कि जो होनी ही चाहिए आपकी, उनके बगैर आपका कंप्लीट नहीं होता। कभी आप लॉन्ग रिपोर्ट अभी किसी और बुक में पढ़ोगे या किसी भाई, बड़े भाई भाई से आप पूछोगे लॉन्ग रिपोर्ट का, तो हो सकता है कि वो आपको डिफरेंट स्टेप्स भी बता दें। तो इस वजह से मैं आपको इस पॉइंट को क्लियर कर रही हूँ कि यहाँ जो बुक में आपके आई कैप में लिखा है वही पॉइंट्स मैंने सिर्फ यहाँ स्लाइड्स में डाले, तो सिर्फ वही लिमिटेड नहीं है, ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं लॉन्ग रिपोर्ट में भी। लेकिन हमने रखना है कि आई कैप की तरफ से हमें क्या जो है वो हेडिंग्स मिली हुई हैं लॉन्ग रिपोर्ट की। टाइटल पेज। अब हम कोई भी बुक अगर लेते हैं, लाइब्रेरी जा रहे हो और आपने अगर कोई केमिस्ट्री की या बायोलॉजी की या एक्सक्यूज मी टैक्सेशन की बुक वगैरह लेनी है, तो उसके कवर को देखोगे ना। पहले पहले तो आप हेडिंग देखोगे कौन से सेक्शन में, फिर आप अपना जो है वो बुक का नाम, टाइटल देखोगे उसका कि बुक की केमिस्ट्री की है तो मैंने बायोलॉजी की तो लेनी थी, फिर केमिस्ट्री की तो नहीं उठाओगे अगर आपको बायोलॉजी की चाहिए। सेम इज द केस, अगर बायोलॉजी की भी फर्स्ट एडिशन चाहिए तो बायोलॉजी की सेकंड एडिशन नहीं उठाओगे। XYZ बायोलॉजी चाहिए तो ABC ऑथर की बायोलॉजी नहीं उठाओगे। तो ये सारी चीजें कहाँ देखोगे आप? बुक के टाइटल के अंदर, कवर पेज के अंदर, क्योंकि जी बायोलॉजी तो लिखा है लेकिन नीचे कौन सी एडिशन लिखी है, कौन सा राइटर है, मैंने उसकी उठानी थी, इसकी नहीं उठानी थी। तो टाइटल पेज में, अभी हमने अंदर बुक नहीं खोली है, उसी से आपको आइडिया हो जाता है कि क्या होने वाला है, अंदर क्या होएगा, रिपोर्ट होगी, नॉवल होगा, बुक होगा। अब अगर बायोलॉजी लिखा हुआ एडिशन है और ये वो, तो हमें सारी एक्सपेक्ट करेंगे अंदर नॉवल तो होगी नहीं बायोलॉजी के बारे में, या कोई हॉरर एक्सक्यूज मी नॉवल नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं आपकी किसी ना किसी कोर्स से ही रिलेटेड वो बुक होगी। तो टाइटल पेज जो होता है वो आपका कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है जो आपके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर होने वाला है। तो लॉन्ग रिपोर्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमें मेंशन कर, अगेन ये एलिमेंट्स भी, जो हेडिंग्स हैं वो भी ऊपर नीचे हो सकती हैं, कम ज्यादा हो सकती हैं, और इन हेडिंग्स के नीचे भी जो चीजें हमने इंक्लूड करनी है वो भी कम ज्यादा हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि व्हाट टाइप ऑफ रिपोर्ट यू आर राइटिंग, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, उनका अपना कोई फॉर्मेट या कोई लेआउट है जिसमें उन्होंने यस टाइटल पेज डाला है। क्योंकि रिपोर्ट बगैर आप समझो कि खाली आप इस तरह का ब्लैंक पेज नहीं बना सकते हो फर्स्ट, तो कहीं ना कहीं टाइटल पेज तो होगा उनका, लेकिन उस टाइटल पेज के अंदर हो सकता है कि वो डेट ना डालते हो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो। वो कहते हैं कि सिर्फ जो है ना कंपनी का नाम लिख दो और नीचे जो है ना रिपोर्ट बना रहे हो बस वो लिख दो, ना अपना नाम लिखो, ना रिसीवर का नाम लिखो, ना डेट लिखो। तो वो डिपेंड करेगा जहां आप काम करोगे, लेकिन बेसिक ये चीज जरूर होगी कि आपके हर रिपोर्ट का टाइटल पेज जरूर होगा, अंदर की चीजें डिफरेंट हो सकती हैं। एक्सक्यूज मी।
जी, इधर जो मेंशन है वो है आपकी डेट आपने मेंशन करनी है, जो आईकैप कह रहा है रेकमेंडेड है। नेम्स ऑफ द रिपोर्ट, अगर आप रिपोर्ट नेम्स ऑफ द रिपोर्ट से मुराद है कि जो भी आपकी रिपोर्ट बन रही है आपने उसका नाम लिखना है, टाइटल लिखना है। राइटर का और रिसीवर का भी नाम आपने लिखना है कि राइटर कौन है। फॉर एग्जांपल मैं अगर रिपोर्ट बना रही हूँ, किसके लिए बना रही हूँ, इन साहब के लिए बना रही हूँ या डिपार्टमेंट के लिए बना रही हूँ। अगेन ये रिपोर्ट भी ऐसी हो सकती है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। तो यहाँ राइटर से मुराद उनका ये है कि किसकी तरफ से जा रही है और किसको मिल रही है। अब वो एक इंसान भी हो सकता है लेना देने वाला, और कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है। और साथ में आपने रिपोर्ट का नाम लिखना है कि किस टॉपिक के ऊपर आप रिपोर्ट बनाने लगे हो, कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट है, एनालिटिकल रिपोर्ट है, आपकी जो है वो जैसे अभी बैच 22 के साथ हमने की थी, तो टाइप की रिपोर्ट है, तो आपने नाम या टाइटल उसका जरूर लिखना है। आपने फर्म का यानी कि कंपनी का नाम भी लिखना होता है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर यहाँ मेंशन है कि अगर आप रिपोर्ट एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, आप एक कंपनी हो दूसरी कंपनी को आपने रिपोर्ट बना के देनी है, जब आप एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपने बताना है ना कि कौन सी कंपनी से ये रिपोर्ट जा रही है। अगर आप इंटरनल कम्युनिकेशन कर रहे हो, मैं भी उसी कंपनी में काम करती हूँ, ये भी उसी कंपनी में काम करते हो, तो हमें तो पता है ना हम किस कंपनी में काम करते हैं। ऐसे सिचुएशन में वी डोंट नीड टू राइट द नेम ऑफ आवर कंपनी, बिकॉज हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। बट अगर ये लॉन्ग रिपोर्ट एक कंपनी से दूसरी कंपनी की तरफ जा रही है, तो फिर आपको जो है वो अपना कंपनी का नाम भी लिखना पड़ेगा। अगर मैं एग्जांपल आपकी ऐसे दूं कि जैसे कोविड के दिनों में ही WHO तो वैसे भी बड़ा हेल्थ के रिलेटेड काम करते हैं, कि अगर वो एक पर्टिकुलर हेल्थ डिपार्टमेंट कोई रिपोर्ट मांग रहे हैं और WHO का कहा जा रहा है कि WHO को फलाने WHO के भी फलाने डिपार्टमेंट में ये रिपोर्ट दे दी जाए, तो जो बनाने वाला है वो हॉस्पिटल या वो डिवीजन या वो प्रोविंस जो बना रहा है अपनी हेल्थ रिपोर्ट, तो वो अपनी कंपनी का या अपने प्रोविंस का या अपने हॉस्पिटल का नाम लिखेगा, ताकि WHO के उस डिपार्टमेंट को पता चले कि ये रिपोर्ट कहाँ से आई है, क्योंकि वो एक डिपार्टमेंट हॉस्पिटल है, WHO एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम बगैर नाम की रिपोर्ट बना के दे देंगे, तो WHO को या उस डिपार्टमेंट को जो WHO का है उनको कैसे पता चलेगा कि कौन से हॉस्पिटल से, कौन से मुल्क से फॉर दैट मैटर, ये कौन से डिपार्टमेंट से ये रिपोर्ट आई है। तो वहां आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन अपने बारे में देनी पड़ती है अगर आप एक्सटर्नल कम्युनिकेट कर रहे हो रिपोर्ट को। तो रेफरेंस नंबर देना होता है अगर जरूरी हो, या कोई आपके पास ऑलरेडी कम्युनिकेशन आपकी चल रही हो और आप उसकी कंटिन्यूटी में जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हो दोबारा से, तो आप फिर रेफरेंस नंबर देते हो। रेफरेंस नंबर हमारा हमेशा हर जगह ऑप्शनल ही रहता है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो आपका लेटर हो, चाहे वो आपकी रिपोर्ट हो, वो आपका कंपल्सरी नहीं होता। अगर रिक्वायरमेंट होती है तो हम रेफरेंस नंबर कुछ डालते हैं, और वो अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, खाली अल्फाबेटिकल हो सकता है, का खाली नंबर पे बेस्ड भी हो सकता है। टेबल ऑफ कंटेंट का हम सबको ही पता है कि एक हमारे स्टार्ट ऑफ द बुक में नहीं होता कि इस पेज पे एक बुक है, पेज है, इसके ऊपर सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं और उनके आगे लिखा हुआ है कि कौन से नंबर के ऊपर, पेज नंबर के ऊपर कौन सा आपका चैप्टर होगा और कौन सा आपका टॉपिक होगा। तो वो आपका टेबल ऑफ कंटेंट होता है। आपकी इस बुक में भी है कि XYZ पेज के ऊपर आपका फलाना, पेज के ऊपर आपका फलाना चैप्टर होगा। तो वो वाला चीज आपका टेबल ऑफ कंटेंट होती है, क्योंकि ये लॉन्ग रिपोर्ट है और इसमें मल्टीपल पेजेस हैं। अगर हमारा कंटेंट ना हो, अभी अगर हमें पता ही ना हो कि हमारे बुक नंबर के पेज नंबर के ऊपर हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेज 1 से लेकर जब तक हमें पेज अपना नहीं मिल जाता चैप्टर नंबर 2 की हेडिंग, हम पेज को ही पलटते रहेंगे। लेकिन अगर हमें पता है कि चैप्टर नंबर 2 फॉर एग्जांपल हमारा पेज नंबर 44 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम मारेंगे पेज नंबर 44 पे, क्योंकि हमें पिछले 43 पेजेस से कोई लेना देना नहीं है, हमने काम चैप्टर नंबर 2 से ही स्टार्ट करना है। तो अपनी ईज के लिए, लेस कंफ्यूजन के लिए ये टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाई जाती हैं। A list of sections and pages that are included in the report. एक ये एग्जीक्यूटिव समरी की, कभी कभी इसको खाली समरी की हेडिंग भी बोल देते हैं, एग्जीक्यूटिव का वर्ड नहीं भी लगाते हैं। सिंपल अगर वर्ड समरी लिखा है तो उसका भी मतलब वही है, एग्जीक्यूटिव समरी का भी मतलब वही है। इंट्रोड्यूसेस द प्रॉब्लम, राइटर्स कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। इस सेक्शन के अंदर हम एक छोटा सा सेक्शन बनाते हैं पैराग्राफ की शक्ल में या एक पेज की शक्ल में, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी रिपोर्ट कितनी बड़ी है। अगर हमारी वो 5 पेज की रिपोर्ट है तो हमारी एग्जीक्यूटिव समरी फॉर एग्जांपल हाफ अ पेज की बन जाएगी। अगर हमारी 25, 30, 40, 50 पेज की रिपोर्ट है तो हमारी एग्जीक्यूटिव समरी भी उस हिसाब से बढ़ जाएगी।
एक 1.5 पेज पे जा सकती है वो। उसके अंदर आपने प्रॉब्लम को डिस्कस करना, यानी कि जिस टॉपिक के ऊपर आप बैठे हो रिपोर्ट बनाने के लिए, या जिस टॉपिक पर आपको जिन मसाइल के ऊपर आपको कहा गया था जी जाओ और रिपोर्ट बना के लेके आओ, उनको आप ब्रीफली मेंशन करते हो। यानी कि किसी इंसान ने अभी पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़नी है और वो ये चाह रहा है कि मुझे इस रिपोर्ट का मेन आइडियाज मिल जाए कि किस बारे में ये रिपोर्ट होने वाली है। कुछ मेन आइडिया टाइटल पढ़ के उसको मिल जाएगा, लेकिन उस टाइटल के अंदर पता चल जाएगा कि क्या है, किस कहाँ से आई है, लेकिन अभी उन नाम से भी थोड़ा बहुत ही आइडिया हो जाएगा उसको, लेकिन उसको उस नाम के बारे में मजीद थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो पूरी रिपोर्ट अभी मैं नहीं पढ़ना चाह रहा, टाइम नहीं है, या फॉर वट एवर रीजन समरी आप पढ़ लेते हो। समरी के अंदर आप पूरी रिपोर्ट को ब्रीफली मेंशन कर देते हो, जिसके अंदर आप राइटर्स अपने कंक्लूजन्स, जिस नतीजे पे वो पहुंचा होता है राइटर या वो डिपार्टमेंट, और अपने रिकमेंडेशंस देता है उस मसले को, और मसले को भी डिस्कस करता है। तो पूरी रिपोर्ट पढ़े मतलब पढ़े बगैर आपको समरी पढ़कर बेसिक आइडिया मिल जाता है कि ये पूरी रिपोर्ट 30 40 50 पेजेस की या 10 पेजेस की है, वो किस चीज के बारे में होने वाली है। तो ये इस वजह से समरीज बनाई जाती हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अंदर तो एब्स्ट्रैक्ट भी बनाया जाता है जो समरी से भी छोटा होता है। अच्छा जी, फिर आपका आता है पेज जो आपका इंट्रोडक्टरी सेक्शन होगा, या इसको आप इंट्रोडक्टरी सेक्शन कह सकते हो, या सिंपल वर्ड इंट्रोडक्शन लिखकर हेडिंग लिखकर आप अपना नीचे स्टार्ट कर सकते हो। इन सारे पेजेस के हेडिंग्स होते हैं। इसमें आप उस टॉपिक से रिलेटेड जिस मसले या मसाइल के ऊपर आप रिपोर्ट बनाने लगे हो, जिस टॉपिक पे आप रिपोर्ट बनाने लगे हो, उस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थोड़ी सी प्रोवाइड करती हो। अगर मैं जैसे वो अभी WHO को मैंने हवाला दिया था कि अगर WHO जो मांग रहा है कि जी साउथ ईस्ट एशिया या एशियन कंट्रीज के अंदर कोविड के बाद क्या सूरत हाल रही है हॉस्पिटल्स के अंदर और मेडिकल डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो आपने स्ट्रेट अवे नहीं बता दोगे कि जी फॉर एग्जांपल इस डेट से इस डेट तक 2024 या 2023 और 24 में, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन उनको कोविड के हवाले से दोगे उस रिपोर्ट के अंदर कि जी जब कोविड स्टार्ट हुआ था, कोविड क्या था, 2 3 4 लाइनों के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन कि अगेन आपकी कितनी बड़ी रिपोर्ट है। फिर आप बताओगे जी कोविड जब स्टार्ट हुआ था तो इस एरिया के अंदर, इस सेक्टर के अंदर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे। तो थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप देते हो अपने रीडर को फॉर द कॉन्टेक्स्ट, जिसको हम उर्दू में सियाको सबाक बोलते हैं ना, हमने काम किया हुआ था कि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट उनके माइंड, तो ओके दिस रिपोर्ट इज गोइंग टू टेक मी, पहले बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दे दी, उसके बारे में आप फिर मेन चीज के ऊपर आते हो। इंफॉर्मेशन अबाउट द रीडर दैट द रीडर में नीड। कोई ऑब्जेक्टिव्स अगर आपके हैं इस रिपोर्ट के, तो ये रिपोर्ट जब मैं बना रहा हूँ और बनने के बाद जब आप पढ़ लोगे तो हम क्या चाह रहे हैं, रिपोर्ट बनाने वाला क्या चाह रहा है, हमारा एम क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर कि हाँ जी 2023 और 2024 के अंदर हेल्थ के प्रॉब्लम्स ये रहे हैं, या हम आपसे कुछ चाहते भी हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि यस इन्फॉर्मेशन तो हम आपको दे रहे हैं कि ये पिछले 1 साल में क्या हुआ है हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि इसका हल क्या निकल सकता है या इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं रिपोर्ट के अंदर, तो वो भी आपने इधर ही मेंशन करने होते हैं जब आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे रहे हो। कोई फायदा, बेनिफिट्स ऑफ दिस रिपोर्ट, कोई फायदा होने वाला है कि जी हाँ फॉर एग्जांपल अपने कोविड वगैरह की बात बताई इधर उधर की, और बाद में बताया कि जी हमने एक चीज इस तरह की कुछ काइंड ऑफ हमारे रिसर्चर्स ने या साइंटिस्ट ने और डॉक्टर्स ने देखी है कि अगर हम ऐसा वैसा कुछ कर लें तो हो सकता है कि हम बेहतरी की तरफ चले जाएं। तो काइंड ऑफ नॉट रिकमेंडेशन कि लिटरली आप कोई काम हो और आप उसको जो हो वो उस रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड कर रहे हो कि इस रिपोर्ट को बनाने का हमारा ये भी फायदा होगा कि जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची है वो हम चाह रहे हैं कि आप तक भी पहुंचे। तो कोई ना कोई बेनिफिट्स, नॉट नेसेसरीली कि ये सारी चीजें आपने डालनी ही होंगी। ऑब्जेक्टिव्स आपका ऐसा कोई नहीं है, बेनिफिट ऐसा आपकी रिपोर्ट की कोई नहीं है। आपकी रिपोर्ट की नौयत ये थी कि आपने एक इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई थी, वो आपने सिर्फ तो दे रही है, तो इसमें फिर आपका कोई ऑब्जेक्टिव और बेनिफिट नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि कॉमा जरूर डला हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में ये सारी चीजें हर दफा इंक्लूड होंगी। इसीलिए यहाँ वर्ड एक्सेट्रा लिखा हुआ है कि और भी चीजें हो सकती हैं, कमी बेशी इन चीजों के अंदर हो सकती है। लेकिन मेन चीजें जो आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में डालनी है वो ये है कि जो टॉपिक आप जिसके ऊपर मसले पे मसाइल पे बात करो, जिस टॉपिक पे लिखे हो, उसकी से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन आपने तो प्रोवाइड करनी ही करनी है। ये इंफॉर्मेशन, ये वाला पार्ट जरूरी है। तो ना बाद में पार्ट्स आ रहे हो ऑब्जेक्टिव्स और बेनिफिट्स, वो हम डालें ना डालें पे डिपेंड करेगा।
अच्छा, बॉडी सेक्शन जो है, जो बॉडी पार्ट आप कह लो, ये डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। इसमें हमारी नेसेसरी डिटेल इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन हम प्रोवाइड करते हैं इन सेक्शंस के अंदर, जिसमें आप समझ लो कि फाइंडिंग क्वेश्चंस होती हैं, एनालिटिकल डेटा होता है, वो मैं अभी बताती हूँ आपको। इट इज स्प्लिट इनटू सेक्शंस एंड हेडिंग्स। हम सिर्फ एक बॉडी की हेडिंग देकर और पूरा पेज पैराग्राफ से नहीं भरेंगे। इस सेक्शन के अंदर भी अगर हमने फाइंडिंग्स देनी है, डिस्कशन करनी है, तो इनकी हेडिंग्स हमें देनी पड़ेंगी। बेशक छोटे साइज में आप दोगे, लेकिन बोल्ड करके और अंडरलाइन करके उसको प्रोमिनेंट दोगे फाइंडिंग्स की, और फिर उसके नीचे आप फाइंडिंग्स लिखोगे कि इंफॉर्मेशन वो जो आपने इन्वेस्टिगेशन करके आपके हाथ इंफॉर्मेशन लगी है। ठीक है, अभी फाइंडिंग्स को इधर तक ही माइंड में रखो। डिटेल में हम जब शॉर्ट रिपोर्ट में जाएंगे तो फिर उस पर फाइंडिंग्स को देखेंगे। फाइंडिंग्स का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई काम कहा है, एक सिंपल सा सिनेरियो में आपको दोनों की ड्यूटी लगाई है कि बच्चे, मुझे लग रहा है कि जो है ना, ये फ्राइडेज और सैटरडेज को जो है ना बच्चे हमारी क्लास में कम आते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब आप दोनों की ड्यूटी में ये लगा रही हूँ कि ऑब्जर्व करो पहले कि जो मैं मुझे फील आ रही है वो आया सही है भी कि नहीं है मेरी नजर में, जो मुझे लग रहा है। बेग साहब से भी मैंने पूछा, वो भी कह रहे हैं कि हाँ मैडम, अटेंडेंस बच्चों की फ्राइडे सैटरडे को कम होती है। तो आपको मैंने कहा कि आपने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करनी है, बैठे बैठे आपने चेक करना है, जरा 2-3 दिन जल्दी आ जाना। आप लोग भी चेक करो कि ये बच्चे वाकई फ्राइडे सैटरडे को कम आ रहे हैं। अच्छा, कम आ रहे हैं तो आपने आसपास के लोगों से पूछना है आपको कि कौन से वाले सेक्शन में, जैसे ये नहीं आ रहे वो नहीं आ रहे, तो उनके साथ जो लोग बैठे होते हैं उनसे जाके आपने फिर सवाल जवाब करना है कि आज वो फलाना बंदा क्यों नहीं आया। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपने लेनी ताकि आपको पता चले कि जी आज ही वो सिर्फ लेट आए हैं या आए ही नहीं है, या वो अक्सर फ्राइडे और सैटरडे को नहीं आते, तो वो बातों इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो वो जो इनकी खुद की दोनों की पर्सनल ऑब्जर्वेशन कि हाँ वो नोट डाउन करें कौन आया कौन गया जल्दी चला गया, और जो लोगों से सवाल जवाब उन्होंने किए थे, वो जो इन्फॉर्मेशन उनके हाथ लगी है वो आपकी फाइंडिंग्स हो जाती है। जो भी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन की नौयत बहुत छोटी भी हो सकती है कि वो 5-7 मिनट में भी काम हो जाए, कई महीने और कई साल भी लग जाते हैं अगर हम बात करते हैं। तो यहाँ बहुत ज्यादा बड़े पैमाने के ऊपर अगर आपकी कोई रिसर्च वगैरह हो रही है तो उसमें कई साल भी लग जाते हैं। तो वो डिपेंड करेगा आपकी कितनी इन्वेस्टिगेशन आपने करनी है। तो जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इंफॉर्मेशन हमारे हाथ लगी है या डेटा हमारे हाथ लगा है या जो बातें, जो पॉइंट्स हमारे हाथ में लगी है, उसका नाम होता है फाइंडिंग्स। कि हमने फाइंड क्या किया इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, मिला क्या, तो वो फाइंडिंग्स की हेडिंग में हम डालते हैं। फाइंडिंग्स लिखते हैं ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे या मिडिल में आप कहीं लिख लो, और उसके नीचे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने डालनी होती है, वट एवर इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव गॉटन। अब याद ये है कि हमने राइटिंग प्रोसेस के अंदर एक काम किया था कि आइडिएशन आ लेने दें, जितने मर्जी आप आइडियाज बना रहे हो उसके बाद आपने फिल्टर करना है। याद है वो चीज? तो ऐसी सिचुएशन में हमने जितने मर्जी सवाल जवाब कर लेने सारों से, लेकिन उसके बाद हमने लेके बैठना है कि मिस ने जो टॉपिक दिया था, जो टास्क दिया था, वो क्या था कि फ्राइडे सैटरडे को बच्चे कम आ रहे हैं। तो उसके इर्द गिर्द जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी वो हमने फाइंडिंग्स में डालनी है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली, हाँ वो तो मंडे को भी नहीं आता, वो तो 2 दिन की छुट्टी पे गया हुआ है, बाद में पता चला वो तो एप्लीकेशन देकर इजाजत लेके गया हुआ था, वो इन्फॉर्मेशन हम नहीं डालेंगे। तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेनी है। 20-25 सवाल अगर यहाँ हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है 20-25 पॉइंट्स में, लेकिन फिर हमने बैठना है, उसको करना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे उस टॉपिक से रिलेटेड है, वो इन्फॉर्मेशन हमने डालनी है। तो ऐसा नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन डाल लोगे, वो राइटिंग प्रोसेस वाला जो चीज है ये भी राइटिंग ही है, तो वो प्रोसेस यहाँ भी चलेगा कि आपने फिल्टराइजेशन करनी है। उन आइडियाज को, उन डेटा को, उस मटेरियल को आप डालोगे जो आपके उस करंट सिनेरियो से रिलेटेड होगा। बाकी वालों को आप डिलीट कर दोगे और नहीं डालोगे। और रिपोर्ट बनाने के बाद अगेन वो रिव्यू वाला चक्कर भी करना है कि आपको सारी चीजें, यही चीजें मैंने डालनी थी और वगैरह वगैरह, पॉइंट्स डालने थे, मैंने टेबल डालनी थी, तो वो आपका रीचेक भी होगा दोबारा। ओके, डिस्कशन की एक आपकी हेडिंग बन सकती है, अगेन नॉट कंपल्सरी। इसके अंदर कंपल्सरी क्या चीज होगी, आपकी जो है फाइंडिंग्स आपकी कंपल्सरी होती हैं, और अगर आप एनालिसिस आपका कंपल्सरी होता है। डिस्कशन डिपेंड करता है आपकी अगेन लॉन्ग रिपोर्ट की नौयत के ऊपर। अगर 5 से 7-8 पेजेस की रिपोर्ट है तो उसमें डिस्कशन शायद ना भी हो, और अगर आपकी 20-25 पेजेस की या ऑनवर्ड्स की है तो डिस्कशन हो भी सकती है। बट हैविंग सेड दैट, कभी कभी शॉर्ट रिपोर्ट में भी डिस्कशन हो जाती है। अभी आप देखोगे भी आगे जाके मंडे को जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। डिस्कशन इस वजह से ऑप्शनल रहती है कि अगर हमें कहा गया है कि हमने
अपने जो भी एनालिसिस किए हैं उनको डिस्कस भी करना है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी आपने बताना है। रिकमेंडेशन अलग होती है और ये डिस्कशन अलग होती है, तो हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज अगर डिस्कस करने को नहीं कहा तो हम सीधा सीधा जो पॉइंट्स हमें हाथ लगे इन्फॉर्मेशन, वो हम सिर्फ फाइंडिंग्स की शक्ल में डाल देंगे, उनको कंक्लूड और अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दे देंगे कि हाँ बिस मुझे, हम लोगों को भी ये लगा था कि बच्चे लेट आ रहे हैं फ्राइडे सैटरडे को, आप जैसे कह रहे थे कि नहीं आए हैं, तो इसका हल ये निकल सकता है, जो भी इनको फील आ रही हो कि ये अपनी तरफ से क्या रिकमेंड करना चाह रहे होंगे। कल वाली या परसों वाली लेक्चर में आपको याद है कि आपने ऐसी सिचुएशन में जब आप रिपोर्ट बना रहे हो तो बायसनेस या फेवरेटिज्म नहीं करना है। आपको पता चला बारे में मैं बना रहा हूँ, वो तो मेरा दोस्त है और उसने मुझे कहा था कि इसको ना बताना कि मैं फ्राइडे सैटरडे को नहीं आता, वो नहीं करना है आपने। क्योंकि फिर कल परसों अगर पता चला कि आपको पता था कि वो नहीं आ रहे हैं, तो फिर उनको तो पकड़ा जाएगा ही जाएगा, आप भी अंडर कंसिडरेशन आ जाओगे कि जी बेटा जब आपको पता था कि वो नहीं आ रहे तो आपने क्यों नहीं रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड किया था। तो अगेन, चाहे छोटी नौयत है चाहे बड़ी नौयत है, फेवरेट आपने नहीं दिखानी। whatever facts and figures you come across, you have to put them in your findings as far as they are related to the topic or the situation जिसके ऊपर आप अपनी रिपोर्ट बना रहे हो। वो अच्छे वो बुरे फिगर्स हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने कोई चीज छुपानी नहीं है। कहते मैं WHO की बात करूं, हाँ जी हम बता दें हमारे यहाँ तो कोविड के कोई भी केसेस नहीं आ रहे, अंदर पता चल रहा है कि जी इतने सारे हैं, हजारों के अंदर है। तो जो चीज पता चली वो रिपोर्ट करनी है हमने, वरना रिपोर्ट बनाने का मकसद तो जो आपके पास असली और सच्ची इंफॉर्मेशन लगी थी उसी बुनियाद के ऊपर अगला बंदा कोई डिसीजन ले रहा। जब आप उसको आधी पौनी या गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो वो फिर जो डिसीजन लेगा तो वो भी आप ही के उसी रिपोर्ट के ऊपर देगा, और आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि दैट पर्सन ट्रस्ट यू, द पर्सन ट्रस्ट यू और द डिपार्टमेंट ट्रस्ट दैट डिपार्टमेंट, तभी उसको काम कहा जाता है कि जी जाओ काम करो। और आप फिर अगर गलत बयानी कर रहे हो तो वो फिर पूरा ऑर्गेनाइजेशन या पूरा सिस्टम जो है वो आपका उससे अफेक्ट होगा। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल जब भी रिपोर्ट आप लोगों को बनाने को मिले तो। अच्छा जी, इट इज स्प्लिट इनटू हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स भी आपकी होती हैं। फिर आपकी कंक्लूजन और रिकमेंडेशन का एक जो अलग बनता है सेक्शन, बॉडी के अंदर वो नहीं आएगा। बॉडी के अंदर आप फाइंडिंग्स डाल सकते हो, डिस्कशन डाल सकते हो, कोई एनालिसिस करनी है वो डाल सकते हो, और इनको हम सब हेडिंग्स और मेन हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे। उसके बाद एक अलग हेडिंग बनती है आपकी कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन की। इसमें दो चीजें आप कर सकते हो कि कंक्लूजन की हेडिंग अलग बना दो और रिकमेंडेशन की आप हेडिंग अलग बना दो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास मटेरियल ज्यादा है और वाला शायद कंफ्यूज हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इन दोनों की अलग अलग हेडिंग्स भी बना सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और दोनों को मैं एक में ही आराम से हैंडल कर सकता हूँ, तो फिर कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन की हेडिंग डालेंगे और फिर दोनों बातों को आप उसी के नीचे पैराग्राफ की या आधे पेज की या एक पेज की शक्ल दे दोगे। वो डिपेंड करता है, अगेन इसके ऊपर कोई मुमानियत ऐसा सच नहीं है। अच्छा, कंक्लूजन जब हम बनाते हैं, रिकमेंडेशन का से तो वर्ड समझ देना कि उस सिनेरियो को माइंड में रखते हुए सजेशंस हम जब दे रहे होते हैं तो उसमें रिपोर्ट वाले सजेशंस के अंदर हमने सेल्फ ओपिनिएटेड नहीं होना होता कि मुझे लग रहा है, ऑल्दो वो आपसे ही सजेशन मांग रहे हैं, ठीक है ना, वो आपकी पर्सनल राय नहीं मांग रहे। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन गिविंग द रिकमेंडेशन इन रिपोर्ट राइटिंग कि आपकी वो पर्सनल राय नहीं मांग रहे। ऑनलाइन स्टूडेंट बच्चे, मेरी आवाज आ रही है? कि वो ये कह रहे हैं आप जिस सिचुएशन के अंदर थे पिछले 15 मिनट में या एक दिन में या 10 दिन के अंदर, जो आप जिस सिचुएशन में ऑब्जर्व किया, जो आपके साथ में इंफॉर्मेशन लगी, उसको मद्देनजर रखते हुए आपने सजेशंस देनी है। नॉट दैट पर्सन है व्हाट डू यू बिलीव, जी क्योंकि मुझे तो ये बंदा अच्छा नहीं लगता, इसको तो मिस निकाल ही देना, उसको तो दूसरे बैच में डाल दें। कोई वो दूसरा हल भी तो निकल सकता है। जस्ट बिकॉज यू आर लाइक नॉट अ फ्रेंड विद दैट पर्सन, या वो तो आपको वजह से बुरे लगते हैं या कोई लड़ाई हुई भी है, तो ऐसे में आप उनको हाईलाइट नहीं करोगे, सिर्फ आप ये फैक्ट्स एंड फिगर्स रखोगे। अगर किसी की गलती नहीं है तो उसको हाईलाइट नहीं करोगे अननेसेसरीली, क्योंकि आपको वो बंदा या वो डिपार्टमेंट अच्छा नहीं लगता। सेम इज द केस वाइस वर्सा, अगर कोई बंदा डिपार्टमेंट ने कोई गड़बड़ की है या उनकी गलती कोई सामने आई है तो वो आपने छुपानी नहीं है, रिकमेंडेशन के अंदर भी नहीं छुपानी और फाइंडिंग्स के अंदर नहीं छुपानी। तो पर्सनल रिलेटेड ओपिनियन नहीं होनी चाहिए। सिनेरियो को एज अ, आप समझो कि एक्सपर्ट, आप उस सिचुएशन के हिसाब से क्या रिकमेंडेशन कर, पर्सनल बात को आप साइड में रखोगे कि मेरी पर्सनालिटी क्या है या मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन
क्या है, मेरे नजदीक इसको यूं कर दे तो उसको यूं कर दे, नहीं मेरे नजदीक नहीं। आप एज एन एक्सपर्ट उस वक्त भेजे गए थे उस फील्ड पे वर्क करने के लिए, उस सिनेरियो में जब आप थे तो आपको क्या लगता है कि ये फलानी फलानी चीज हम कर लें तो बेहतर होगा, चाहे वो रिकमेंडेशन आपकी थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट ही जा रही हो, बी ट्रूथफुल। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो नहीं मानेंगे। और जारी जरूरी नहीं होता कि जो आप रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशंस दे सारी की सारी मानी जाए, शायद एक मानी जाए, शायद उनमें से कोई भी ना मानी जाए, लेकिन आपका काम है कि बी ट्रूथफुल, आपने वो रिकमेंडेशन देनी है क्योंकि आपको एक काम कहा गया था। माने ना माने वो अगले बंदे की अपनी जिम्मेदारी होती है। जी, मेन पॉइंट्स ऑफ द रिपोर्ट आर स्टेटेड। कंक्लूजन के अंदर आपके जो मेन पॉइंट्स आपने हेडिंग्स उसमें फाइंडिंग्स में डाले होते हैं, आप उन मेन पॉइंट्स को कंक्लूजन के अंदर रीराइट करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने 6 पॉइंट्स फाइंडिंग्स में आप, तो उन 6 में 6 के 6 आप दोबारा से कंक्लूजन में डाल सकते हो उसको शॉर्ट फॉर्म करके, या फिर 6 में से 3-4 को भी आप डाल सकते हो कंक्लूजन के अंदर, जो आपकी मेन इंपॉर्टेंट तरीन चीजें रही हैं। 6 हैं, ये आप समझते हो कि 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उनको रीस्टेट कर देता हूँ, रीराइट कर देता हूँ, ताकि वो जाते जाते रिपोर्ट खत्म होते होते भी मेरे रीडर के माइंड में फ्रेश रहे। क्योंकि जो मैंने 6 की 6 डाली है सारी ही इंपॉर्टेंट है, तो वो आप सारी की सारी भी रीराइट कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट फॉर्म के अंदर। आपके फाइंडिंग्स के अंदर थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन दी होती है। कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि जो इंफॉर्मेशन ऊपर है उसको हमने शॉर्ट फॉर्म करके लिखना होता है। तो कभी भी वर्ड कंक्लूजन पढ़ो, चाहे ओरली चाहे रिटन फॉर्म में, कंक्लूजन का मतलब है कि जो अभी हम पीछे कर चुके हैं अभी रिसेंट पास्ट, वो आपने छोटा करके आपने बताना है, चाहे रिटन फॉर्म है चाहे आपकी ओरल फॉर्म है। सारी बातें अगर वही दोबारा से हम दोहरा देंगे तो वो फिर कंक्लूजन भी इतना ही बड़ा हो जाएगा जितना बड़ा हमारा मेन पॉइंट था, तो वो फिर कंक्लूजन कहाँ रहा। तो कंक्लूजन को हमने शॉर्ट करना ही है, चाहे मेन पॉइंट्स हम सारे डालेंगे लेकिन उनको छोटे छोटे सेंटेंसेस के अंदर हम पुट करेंगे, मेन मेन बड़े बड़े सेंटेंसेस में हम नहीं डालेंगे उसको। एक आपका रेफरेंस पेज आता है, एंड में बनता है ये, और एक आपका अपेंडिसेस होता है। ओके, साइटेशन या रेफरेंस का किसको आइडिया है? हवाला देना। अब ये तो बात सही होगी। अब जैसे अगर मैं बात करूं, इस वक्त हम वो छोटी रिपोर्ट से थोड़ा बड़ी वाले पे निकलते हैं, जैसे WHO वाली में बात करी थी, कि उसके अंदर आपने अगर 2020 में कोई हमारे ही हॉस्पिटल ने या हमारे ही प्रोविंस और डिवीजन के हेल्थ मिनिस्टर ने कोई बात की हो, तो वो अगर आपने उस चीज का हवाला देना है तो वो आपको अपनी रिपोर्ट में डालना पड़ेगा कि जी 4 साल पहले ये सिचुएशन थी, उसके बाद 2021 और 22 में ये थी, 22 और 23 में यही थी, 23 रही है। तो पीछे से कहीं से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो ना, मेरी बात पे तो वो यकीन नहीं करेंगे चाहे मैं एक्सपर्ट ही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक रेफरेंस आपको देना पड़ेगा टू मेक योर वर्डिंग्स ऑथेंटिक। तो जब हम वो रेफरेंस दे रहे हैं, ये नहीं कह देना कि जी हमारे फलाने मिनिस्टर ने ये कहा था। अगला बंदा क्यों मानेगा, वो कह देगा कि जी सादगी शेख तो कहानी बना रही है, पता नहीं वो मिनिस्टर उस वक्त था भी कि नहीं था, उन्होंने ये कहा भी था कि नहीं कहा था, कि उस जाके रिकॉर्डिंग तो नहीं देखेंगे ना उस XYZ मिनिस्टर की कि जी सादिया शेख ने लिख दिया तो ये होगा। तो हमें एक सही तरीके का प्रूफ उनको प्रोवाइड करना है कि कब कहाँ और किस वक्त उस मिनिस्टर ने ये बात की थी, अगर हम हेल्थ से रिलेटेड बात करें। प्रॉपर तरीकों से हमने साइटेशन या रेफरेंस देने होता है, हवाला देना होता है, कि हमने फॉर एग्जांपल न्यूज चैनल के अंदर देखा था, या उन्होंने किसी जर्नल के अंदर या अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो वो कौन सा अखबार था, कौन सी डेट को, और कौन से मिनिस्टर ने ये बात बोली थी। तो वो प्रॉपर तरीके से हमने हवाला उन चीज को देना होता है। जैसे कि मैं एक बड़ा सिंपल देती हूँ, कि जब हम रिलीजियसली बात कर रहे होते हैं तो हम जब कुरान शरीफ का हवाला देते हैं तो आयत नंबर, सूरत नंबर या हदीस का अगर बता रहे होते हैं कौन सी बुक में से कौन सी हदीस, तो हम डिटेल में नहीं अगले बंदे को बताते कि भाई मैं नहीं बोल रहा, जाकर चेक कर ले। तो सेम इज द केस, आप रिपोर्ट के अंदर आपने रेफरेंसेस देने कि इट इज नॉट मी सेइंग दीस वर्ड्स, आप जाके चेक कर लो, मैंने तो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, आप इंफॉर्मेशन अपने खुद रिकन्फर्म कर लो कि जो मैंने यहाँ लिखा है वो आया है सही कि नहीं है। तो इस तरह हमने प्रॉपर तरीके से रेफरेंसेस देने होते हैं, अपने ओन वर्ड्स में हम जो है नहीं कह सकते कि जी अगला बंदा फिर माने ना माने, तो वो एक रेफरेंस समझ लो, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। नॉट दैट कि जिसको आप दे रहे हो वो शायद आपकी बात पर यकीन ना करता हो, इट्स अ डिफॉल्ट, यू नीड टू पुट रेफरेंसेस और साइटेशन। कभी कभी हम ग्राफ्स और टेबल्स भी उठाते हैं, नॉट ओनली कि हमने किसी की बातें उठानी हो और वर्ड्स में लिखना हो, कभी कभी हमें अपनी रिपोर्ट विजुअल्स भी डालने पड़ते हैं
कि ये जी इमेज मैंने यहाँ से उठाया था, ये टेबल मैंने यहाँ से उठाई थी, बनी मैंने नहीं बनाई है, वो फलानी जगह से मैंने उठाई थी, तो फिगर नंबर 1.1 जो है वो फलानी जगह से उठाया गया है, आप जाके चेक कर लो। तो कभी कभी हमें इमेजेस वगैरह भी उठानी पड़ जाती है चीजें क्या कहते हैं, इन द कौन सा वर्ड है वो, शेप ऑफ ग्राफ्स या टेबल्स या विजुअल्स या इमेजेस। नॉट ओनली दैट कि आपने सिर्फ वर्डिंग्स डालने होते हैं। अच्छा जी, एक अपेंडिसेस भी आपका होता है जो एंड पर, बिल्कुल एंड पर आपका एक पेज होता है, इसको अपेंडिक्स भी एक्स के साथ भी शायद बोलते हैं। कोई एडिशनल मटेरियल जो आप समझते हो कि आपकी इस रिपोर्ट को बेहतर बनाएगा, ऑथेंटिक बनाएगा, लेकिन मैं उस जगह अंदर जाकर अपनी फाइंडिंग्स में या रिकमेंडेशन में या XYZ जगह के ऊपर हेडिंग के नीचे पुट नहीं कर सकता, क्योंकि वो वहां के लिए अननेसेसरी होगा, बहुत ज्यादा वर्डी हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आई वॉन्ट माई रीडर और रीडर्स टू नो दिस इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रही है और मेरे टॉपिक से रिलेटेड है इंफॉर्मेशन, लेकिन अंदर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो फिर ऐसी सिचुएशन में आप कुछ इंफॉर्मेशन जो वो एंड पे प्रोवाइड करते हो, तो उसकी शक्ल में आप एक अपेंडिसिस का हेडिंग देकर अपना एक सेक्शन बनाते हो। वो एक पेज का भी हो सकता है, आधे पेज का भी हो सकता है, 4 5 6 8 पेजेस का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन अगेन लेंथ ऑफ योर रिपोर्ट। कभी कभी आप लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन सॉरी एब्रिविएशंस भी देते हो, कुछ इस तरह की एब्रिविएशंस आपने अंदर अपने यूज की भी होती हैं, जिनकी आप समझते हो कि शायद मेरी रीडर को ना पता हो, तो उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो आप वहां दे देते हो। अब जैसे WHO है, ब्रैकेट में आपने लिख दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन शायद पढ़ने वाले डिटेल में पता हो, तो आप एंड पे जाओगे, एब्रिविएशन में WHO लिखोगे और फिर WHO क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, तो एक ब्रीफ सेंटेंस या 2 सेंटेंसेस आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वहां मेंशन कर दोगे, ताकि पढ़ने वाले को थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। तो ये कुछ इस तरह की चीजें हम को पुट इन करते हैं। अच्छा, अब मिडिल पार्ट में फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत ज्यादा इमेजेस और विजुअल्स नहीं डाल सकते हो, एक दो ग्राफिक्स डाल दी, एक दो टेबल्स डाल दी, लेकिन आपको लग रहा है कि ये जो ये वाली टेबल्स हैं ये भी फायदेमंद हैं, तो एंड में कभी कभी आप वर्ड्स की जगह अपेंडिसेस में टेबल्स वगैरह भी पुट इन कर सकते हो। एक वहां डाल दिए 1.1 और 1.2 1.3 आपने एंड में डाल दिए उसी इमेज से, काइंड ऑफ इमेज, तो वो आप इमेजेस ना अपेंडिक्स में डाल सकते हो, अगर कोई एक्स्ट्रा आपको लग रही है डालनी, लेकिन अंदर इनअप्रोप्रिएट लग रही है इस वक्त मुझे डालना, तो इस वजह से मुझे इंपॉर्टेंट भी है, तो मैं एंड में उसको चीज दे दूंगा। ये उससे थोड़ा सा आप रिलेट कर सकोगे कि जब हम रेज्यूमेस बना के देते हैं कंपनीज में, जब हम ऑफिस जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हम साथ में कवर लेटर भी देते हैं। कवर लेटर वो होता है कि जिसमें रेज्यूमे में, क्योंकि रेज्यूमे 1 पेज डॉक्यूमेंट होता है, उसमें हमारी ब्रीफ इंफॉर्मेशन लिखी होती है, और कवर लेटर के अंदर जो जो ड्यूटीज हम परफॉर्म कर चुके हुए होते हैं फलानी फलानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो डिटेल इंफॉर्मेशन उस कवर लेटर में होती है। और हम कवर लेटर इसलिए देते हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जहां जहां मैंने काम किया है वो सामने वाला जो मेरा एम्प्लॉयर है या होने वाला, उसको पता हो ये चीजें। लेकिन मैं रेज्यूमे डाल सकता, क्योंकि रेज्यूमे इज अ 1 पेज डॉक्यूमेंट, उसमें मैं कितनी चीजें डालूंगा, तो साथ में फिर कवर लेटर बनता है। तो ये सेम इज द चीज कि हम मुझे डालनी है, लेकिन मैं अंदर नहीं डाल सकता, क्योंकि सर्टेन लिमिटेशन है मेरी, मुझे कहा गया था 20 पेजेस की 50 पेजेस की बनानी है, मैं पेजेस और ऐड नहीं कर सकता या नंबर ऑफ वर्ड्स और ऐड नहीं कर सकता, बट मुझे ये लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे रीडर या रीडर्स के लिए काम में आने वाली प्रोवाइड कर दूंगा। थोड़ा थोड़ा क्लियर है? ओके। अच्छा, ये रिक्वेस्ट मैंने आप लोगों को की है, 22 को तो मैं अक्सर करती रहती हूँ कि जब ये आप लोगों को इंशाल्लाह पेपर पास कर लो, तो ये बुक्स जो है आपने अपने पास रखनी है, उर्दू बाजार में नहीं देनी है, ठीक है? अच्छा, अगर नहीं और आगे भी मैं करती रहूँ, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि आगे जाके आपको इनका जरूरत पड़ेगी, जैसे लॉन्ग रिपोर्ट है या और भी डिटेल इस बुक में दी हुई है, कि रादर देन आप किसी के पास जाओ या गूगल के ऊपर जाओ, तो वो बेहतर है कि अपनी प्रोफेशन से रिलेटेड जब एक बुक आपके पास है, तो व्हाई गो एंड सर्च हियर एंड देयर। तो इस वजह से मैं आपको कहती हूँ कि ये बुक आपने अपने पास रखनी है। अच्छा, ये बार बार आ जाता है आपका PRCM जो है ना, क्योंकि अगेन राइटिंग है ना, क्या करें, आपने पर्पस को माइंड में रखना है, किस लिए लिख रहा हूँ। रिसीवर एक है कि एक डिपार्टमेंट है कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है,
उनको माइंड में रखना है कि क्या उनके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होगी या इंफॉर्मेशन कम होगी तो मैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ज्यादा दूं, या मुझे पता है कि उस पास ऑलरेडी काफी इंफॉर्मेशन है तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मैं थोड़ी सी डालूंगा। वो आपको माइंड में होना चाहिए, मेरा कंटेंट क्या होने वाला है और मेरा मीडियम क्या होने वाला है, कि रिपोर्ट में उनको पीडीएफ फॉर्म में ईमेल कर देना है या प्रिंट करके उनको देनी है, क्या करना है, तो राइटिंग ही। मेरा साइज और वॉल्यूम ऑफ द रिपोर्ट क्या है। तो जैसे मैंने बात की कि मुझे कहा गया था 50 पेजेस तक रिपोर्ट बनाना, जब मैं रेकी करने बैठी हूँ तो मुझे फलानी फलानी चीजें भी इंपॉर्टेंट लगनी है, तो वो मैं उसमें नहीं डाल सकती, वो फिर मैं एंड में डाल दूंगी। तो मेरा साइज और वॉल्यूम मुझे पता होना चाहिए कि मेरा कितना होने वाला है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू राइट। अब बस आपको कह दे कि भाई 2 दिन है तुम्हारे पास, ये रिपोर्ट बना के लेके आओ, तो उन 2 दिनों में का मतलब है कि आपने रेकी भी करनी है, आपने रफ वर्क भी करना है, आपने उसको फाइनल ड्राफ्ट भी बनाना है, फाइनल ड्राफ्ट को रीचेक भी करना है। ये नहीं है कि 2 दिन आपके पास सिर्फ रिपोर्ट लिखने के लिए हैं, उसमें से हमने डिवाइड करना है खुद काम। कि बॉस ने कहा है कि फॉर एग्जांपल आज अगर 14th है या 15 है, व्हाटएवर द डेट इज, 22nd है, कि 2 दिन बाद मेरे टेबल पे रिपोर्ट हो, तो उससे पहले आपके कितने सारे काम करने हैं। वो तो उन्होंने फाइनल ड्राफ्ट मांगा है ना आपसे 2 दिन या 3 दिन के अंदर अंदर। तो आप सोचो वो बैठे हो आराम से चिल कर रहे हो कि 3 दिन पढ़े 2 दिन पढ़े, लिखनी ही तो है, लिखने से पहले कितना बैक हैंड पे काम करना है। यू नीड टू कीप दैट इन माइंड कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू राइट। मुझे 1 दिन लगेगा, लगेगी कि 2 दिन लग जाएंगे लिखने में ही, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है। तो इफ आई हैव ओनली 3 डेज, तो 1.5 दिन तो मेरा लिखने में लग जाएगा, तो 1.5 दिन है मेरे पास सिर्फ बाकी सारा रेकी करने के लिए। तो यू नीड टू कीप सर्टेन थिंग्स इन माइंड कि मेरी वॉल्यूम क्या, कहाँ से मैंने इंफॉर्मेशन उठानी है, क्या ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मेरे पास है उस टॉपिक से रिलेटेड जो मैं पुट इन कर सकता हूँ, और कितना टाइम मुझे लगेगा सारा कुछ जो मेरे पास प्लानिंग है उसको एक ड्राफ्ट की शक्ल देने में, रफ ड्राफ्ट, और उसके बाद फिर मुझे उसको फाइनलाइज भी करना होगा। व्हाट आई ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक। आपकी लिमिटेशंस क्या है, कि आपके पास टाइम कितना है, आपकी स्किल्स। जब मेरा जैसा कोई बंदा होगा तो मैं तो शायद किसी और से लिखवा लूं, अगर मुझे पास 1.5 दिन होगा तो मेरी टाइपिंग स्किल्स बहुत बुरी हैं। तो यू नीड टू नो योर स्किल्स, कि मैं ये 1.5 दिन में ये कर सकती हैं ये काम, मुझे 3 दिन लग जाएंगे क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड स्लो है, या मैं तो आधे दिन में कर लूंगा क्योंकि इनसे भी ज्यादा मेरी स्पीड तेज है। तो स्किल्स का पता होना हमें जरूरी है, हमारा टाइम का पता होना जरूरी है, बजट का यहाँ वर्ड इस वजह से लिखा है तो वो भी जरूरी होता है। कि कभी कभी आपको कहा जाए कि जी पंजाब के बारे में आपने कोई बड़ी रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, इकोनॉमिक से रिलेटेड, अब उसका बजट यहाँ ये आ जाता है कि आपको डिफरेंट शहरों में जाना पड़ सकता है। अब कैसे कम्यूट करोगे, वहां रहोगे कैसे, बोर्डिंग लॉजिंग क्या होगी, तो वो आपका बजट क्या है। आपको यूजुअली इस तरह के लिए बजट बना के दिया जाता है कि जी आपके ये फॉर एग्जांपल 10,000 है, आपने इसके अंदर फलाने फलाने शहरों के अंदर घूम के जो है ना वो अपना खाना पीना रहना सहना भी करना है, इन्फॉर्मेशन भी लेनी है, और फलाने तारीख को आपने लाहौर वापस फिर फलाने तारीख को हमें रिपोर्ट बना के भी दे देनी है। तो वो बजट आपको दिया जाता है लिटरली बनाकर भी, कि ये लिमिटेशन आपकी है बजट की भी। अब इस 10,000 से एक्सीड करते हो, पर्ल कॉन्टिनेंटल में रहना है अगर आपने जाके, तो वो फिर आपकी मर्जी है। हमारा बजट ये है कि हम आपको 3 दिन के लिए ये 10,000 कैसे खाना पीना करना है वो आपकी मर्जी है, चाहे आप किसी ढाबे से खा लो या फिर आप जाके हिल्टन में खा लो, इट्स अप टू यू, फिर पॉकेट से डालना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन का बजट ये है, तो उस बजट को भी माइंड में रखते हुए फिर आपने अपना सारा कुछ रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है। वो अगेन ये लॉन्ग रिपोर्ट से रिलेटेड ज्यादा चक्कर है। रिव्यू आप खुद कर सकते हो, हमने रिव्यू में पढ़ा था कि आप खुद भी कर सकते हो, किसी सुपरवाइजर से करा सकते हो, किसी सीनियर से करा सकते हो, आप अपना किसी सॉफ्टवेयर में डालकर अपना काम को रीचेक करवा सकते हो, या कभी किसी प्रोफेशनल के पास जाकर भी अपने काम को रीचेक करवा सकते हो। तो वो भी आपके माइंड में रखना है कि अगर मैंने खुद ही करना है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर मैंने किसी को देना है तो उसकी अवेलेबिलिटी पूछनी है मैंने, कि भाई मैं आपको ये इतने पेज का डॉक्यूमेंट, तो आप क्या मुझे रीचेक करके विद इन एन आवर और 2 दे दोगे कि नहीं दे दोगे। आप अज्यूम नहीं कर सकते कि मैंने उस फलाने बंदे को देना है तो वो फौरन ही मुझे करके दे देगा। तो वो भी अपने टाइम फ्रेम में अपने माइंड में रखना है कि अगर मैंने किसी को कोई टास्क देना है करने को, तो आया वो बंदा भी अवेलेबल है ए, और वो करेगा भी कि नहीं, या मुझे किसी और दूसरे बंदे को देखना पड़ेगा। तो ये आपने भी माइंड में रखना है कि रिव्यू कौन करेगा, कोई और। इधर तक क्लियर, कोई कंफ्यूजन, वी कैन गो बैक। अच्छा जी, अब आई कैट वालों ने क्या किया है
कि लॉन्ग रिपोर्ट, तो क्योंकि वो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो फिर अब रिपोर्ट वाला सेक्शन उन्होंने डालना भी है पेपर में, तब उन्होंने एक शॉर्ट रिपोर्ट जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशंस को यानी कि इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड की है कि बच्चों को अब आपने लॉन्ग रिपोर्ट के बजाय, लॉन्ग रिपोर्ट तो पढ़ाओ क्योंकि करिकुलम में पेपर के हवाले से शॉर्ट रिपोर्ट आपने पढ़ानी है, जिसका फॉर्मेट मेमो से रिलेटेड होगा, उसको हम मेमो रिपोर्ट कहेंगे या हम शॉर्ट रिपोर्ट कहेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आता है लेटर वाले क्वेश्चन में जो 150 वर्ड्स का है, राइट अ रिपोर्ट ऑन फलाना फलाना टॉपिक, या आता है राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन फलाना फलाना टॉपिक, या आता है राइट अ मेमो रिपोर्ट ऑन फलाना फलाना टॉपिक, ये तीनों बातें एक ही हैं। वो कभी लिख देते हैं मेमो, कभी लिख देंगे रिपोर्ट लिखें, कभी वो लिख देते हैं शॉर्ट रिपोर्ट लिखें, तो तीनों लफ्जों का मतलब एक ही है कि वो अभी जो हम फॉर्मेट करने लगे हैं मेमो वाला, वो वाली रिपोर्ट आपसे मांग रहे हैं। कभी कभी वो ये लिटरली वर्ड नहीं लिखते कि राइट अ मेमो रिपोर्ट, वो सिंपल राइट अ रिपोर्ट, राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट या राइट अ मेमो रिपोर्ट। ये मैं बार बार, इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिस उन्होंने मेमो रिपोर्ट तो कहा नहीं था, तो हमें तो पता ही नहीं था कि क्या करना है। और कुछ बच्चे गड़बड़ करके मेमो रिपोर्ट मांगी होती है तो वो खाली मेमो लिख के आ जाते हैं, तो देर इज अ डिफरेंस ना। हम मेमो कर चुके में, याद है, और ये बेशक इसके नाम के साथ मेमो आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है कि फॉर्मेट मिलता जुलता है, बाकी अंदर की चीज रिपोर्ट है, तो आप समझो कि ये वो 2 in 1 है, ना ये प्रॉपर रिपोर्ट है और ना ये आपका प्रॉपर मेमो है, तो इस तरह के बनते हैं। इट्स नॉट दैट कि आईकैप ने ये कोई नई चीज इजाद की है। आपके मेमो रिपोर्ट्स होते हैं, आपके लेटर रिपोर्ट्स होते हैं, आपके लॉन्ग रिपोर्ट्स होते हैं, तो लेटर रिपोर्ट भी एक शक्ल होती है जो रिपोर्ट्स होते हैं, इट्स नॉट दैट दे हैव इन्वेंटेड दैट। जी, रिपोर्ट और मेमो रिपोर्ट की हम अगर बात करें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग साथ हो, हमें तो इधर चाय नहीं मिलती, आप लोग तो चाय जाके पियो, बना के ले आओ जल्दी से, इफ नॉट ऑलरेडी। गुड फौजिया, मुझे 11:30 बजे मिलेगी चाय। जी, बेसिक फॉर्मेट इसका क्या है? आप समझो कि ये बॉडी पार्ट्स की मैं हम अभी बात करें, मैं आपको पहले एक इमेज दिखा देती हूँ, वो आपको बेहतर तौर पर हाँ समझ में आ जाएगा, फिर हम पीछे चलते हैं। जी, ये रिपोर्ट 1 है, आईकैप की तरफ से ये शेयर हुई हुई है जी। टू फ्रॉम डेट एंड सब्जेक्ट, ये लेफ्ट में नजर आ रहा है, ये मेमो कुछ याद आया ना, मेमो में भी हमने कुछ ऐसे ही पढ़ा था। तो टू फ्रॉम डेट एंड सब्जेक्ट, आपका ये जो 4 चीजें हैं ये आपकी मेमो जैसी ही होनी है, ये जो उसका फॉर्मेट है वो आपका मेमो वाला ही है, तभी इस बेचारे का नाम मेमो रिपोर्ट है। अब अंदर जो बॉडी सेक्शन है उसमें थोड़ी सी ट्विस्टिंग आएगी कि नॉर्मल पैराग्राफिंग के बजाय हमने हेडिंग्स देनी है और रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने पैराग्राफिंग करनी है। फॉर्मेट आपका मेमो वाला ही रहेगा, टू फ्रॉम डेट एंड सब्जेक्ट। अगेन मेमो में याद है सीसी ऑप्शनल था, अगर टॉपिक में मेंशन किया गया है कि सादिया शेख को रिपोर्ट लिखें और साथ में अहमद बिलाल को सीसी करें, तो हमने फिर यहाँ सीसी भी डाल देना है सब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन इस सिचुएशन में जो ये एग्जांपल उन्होंने दिया है उसमें एक बंदा दूसरे बंदे को सिर्फ ईमेल मेमो लिख रहा है रिपोर्ट बना के, उसमें किसी को सीसी नहीं रखना है, तो इस वजह से हमने यहाँ सीसी में किया। क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, अब 2 में कौन आ रहा है? सोहेल खान, डायरेक्टर प्रोजेक्ट ZHL, ठीक है। फ्रॉम में कौन है? कामरान खान है कोई, डेट उन्होंने मेंशन कर दी है, सब्जेक्ट भी उन्होंने मेंशन कर दिया है। अब ये जरा पढ़िएगा रिपोर्ट का टॉपिक, ये पूरा टॉपिक है, रीड इट टू योरसेल्फ। बुक में नहीं है ये, बुक में ना ढूंढे, ये टीचर्स को इन्होंने बुक प्रोवाइड की उसमें है।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट करना प्लीज। यू कैन रीड इट ट्वाइस इफ यू डोंट अंडरस्टैंड वंस। तो अपने टॉपिक को एक से दूसरी दफा पढ़ लो अगर पहली दफा में समझ नहीं आ रहा। गलत लिखने से बेहतर है 1 मिनट और इन्वेस्ट कर दें टू रीड द एंटायर टॉपिक अगेन। डन। क्या समझ में आया? कौन एक कोई एक हैंड रेस करके बताएंगे? तो सारे बताओगे तो फिर समझ नहीं आती ना। अब कोई भी नहीं बता रहा। कुछ कुछ समझ आया बेसिक? कि कोई कामरान खान साहब हैं, वो जो है अपॉइंट किए गए हैं। एक सेकेंड, हमारी माई तो 10:30 खत्म होनी है। वो कल वाला ही टाइम कहीं ना। हाँ जी, कामरान साहब हैं जो रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, वो XYZ हाउसिंग प्रोजेक्ट में। अपने ऑनगोइंग विजिट पे वो गए, वो क्योंकि जो है वो क्वालिटी कंट्रोल का इंजीनियर हैं, तो वो अपने साइट पे गए हैं जहाँ किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन हो रही है 300 घरों की और समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने वहां जाके कोई चीज ऑब्जर्व की है कि जैसे ठेकेदार आते हैं ना, इंजीनियर आते हैं आगे कि ये चीज ठीक बन रही है, जैसे टीचर आया चेक करें बच्चे सही काम कर रहे हैं, चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, पता चला अच्छा चीटिंग हो रही है, वो नजर में रख लिया और फिर उसकी रिपोर्ट बना के प्रिंसिपल को दे दी। तो ये वही वाली चीज है कि वो आए हैं साइट के ऊपर, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है, ऑब्जर्व किया है कि कुछ चीजें उनको ठीक नहीं लग रही हैं जो साइट पर हो रही हैं। उन हुए उन्होंने एक रिपोर्ट बना के जो है वो मैनेजमेंट को देनी है, जो कि उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की है, कि जी आप हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें ये गड़बड़े हैं। अब वो क्या इन्होंने हाईलाइट किए नेगेटिव्स। हाँ, हमारे पास उन्होंने सारा मटेरियल हमें दे दिया रिपोर्ट के लिए, हमने लिखना क्या है, बता दिया कि किसको लिखना है, बता दिया कि किसने लिखना है, बता दिया है कि जो लिखने वाला है वो कौन है, जिसको भेज रहे हो वो कौन है, और जो फाइंडिंग्स है वो भी हमें उन्होंने दे दी है। हमें यहाँ सोचने का काम नहीं करना है इस टॉपिक के अंदर। उन्होंने हमें बता दिया है कि ऑलरेडी उस इंसान ने, कामरान साहब ने जाकर ABC चीज नोट कर ली है और वो उसकी रिपोर्ट बनाएंगे। तो हमें फाइंडिंग्स भी बनाने की जरूरत है। तो फाइंड उनके हाथ में क्या इंफॉर्मेशन लगी है कि एक तो रेशो जो आपका सीमेंट का या कंस्ट्रक्शन मटेरियल का होता है वो रेशो ठीक नहीं है, सीमेंट और रेत और समथिंग लाइक दैट का, कंक्रीट का। वो उन्होंने देखा है कि वो आपका जो है वो इनकंसिस्टेंट है, यानी कि जिस तरीके से होना चाहिए दीवार पे ठीक लगा हुआ है, उस दीवार के ऊपर जो वो मिक्सचर बना रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो इनकंसिस्टेंसी है उसमें, यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि हर जगह एक तरीके का रेशो ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज नहीं हो रहा। दूसरा क्या चीज उन्होंने फाइंड आउट की, ही ऑल्सो फाउंड, वर्ड भी लिख दिया उन्होंने, ही ऑल्सो फाउंड नॉन अप्रूव्ड ब्रांड्स वर बीइंग यूज्ड अलोंग विद अप्रूव्ड ब्रांड्स इन ऑफ सीवरेज और अपना इलेक्ट्रिकल वो उसमें। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जी फैसल फिटिंग्स हमने लगानी थी, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ये था कि 300 घर हम बना रहे हैं, उसमें हमने फैसल की फिटिंग्स लगानी है और XYZ की केबल्स लगानी है एंड ऑल दैट। तो वो वहां जाकर उनको पता चला कि कुछ कुछ तो फैसल की फिटिंग्स लग रही हैं, कुछ कुछ तो XYZ की केबल्स लग रही हैं। आप में जो ठेकेदार है या जो बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर, वो एक B ग्रेड की भी चीजों को यूज कर रहा है। फैसल के बजाय एक ABC उसने फिटिंग्स लगा दी है। और अच्छी जो हमने अप्रूव की थी केबल्स या वायर्स या पाइप्स फॉर एग्जांपल जो भी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होते हैं, वो जो है ना वो B ग्रेड की क्वालिटी के भी लगाए जा रहे हैं, मिक्स है। वो एक और चीज उन्होंने ये ऑब्जर्व की रेशो के अलावा। और क्या क्या, मोर ओवर, यानी कि एक और चीज उनको सामने पता चली, द साइट सुपरवाइजर वाज लीस्ट इंटरेस्टेड किसमें, लेबर के जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ इश्यू से रिलेटेड या प्रिकॉशनरी मेजर्स से रिलेटेड वो इंटरेस्टेड नहीं था। वो उधर कोने में सेलफोन में चाय शाय पी रहे हैं, वो बाकी वो जो लेबर्स लगे हुए जो उनको हेलमेट पहननी चाहिए थी, उनके पास ग्लव्स होने चाहिए थे, अगर वो कोई वेल्डिंग का काम कर रहे हैं उस वक्त, तो उनके पास प्रॉपर वेल्डिंग मशीन नहीं है या उसके साथ ग्लव्स होने चाहिए, वो नहीं है।
लीस्ट बॉदर्ड है और वो ये नहीं देख रहा कि जो चीजें हमारी कंपनी ने प्रोवाइड की हुई हैं उन लोगों को, तो वो लेबर तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। उनको हेलमेट पहननी थी, उनको कोई सेफ्टी गैजेट्स पहनने हैं, कोई अगर वो ऊपर जा रहे हैं तो कोई बेल्ट वगैरह उन्होंने पहनी है, तो वो उसमें कहीं इंटरेस्ट नहीं ले रहा वो बंदा। एक ये चीज उन्होंने सुपरवाइजर के नेग्लिजेंस को हाईलाइट किया है। अच्छा जी, उसके बाद ऑन बिहाफ ऑफ कामरान, अब हमारा काम यह है कि हम सब बन जाएंगे कामरान साहब हैं हम। राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ZHL कंपनी the adverse impact of the situation prevailing at the site, यानी कि जो सारी नेगेटिविटीज हो रही हैं, जो फाइंडिंग्स आपको मिली हैं, वो उसके ऊपर आपने रिपोर्ट की शक्ल बनानी है। आप समझो कि ये हमारा रफ वर्क उन्होंने करके दिया हुआ है, हमारे पास सारी आइडिएशन हुई हुई है, अब हमने एक रिपोर्ट की शक्ल बनानी है। टू फ्रॉम डेट और सब्जेक्ट लिखेंगे और बाकी इंट्रो में फाइंडिंग्स में क्या क्या चीजें लिखनी है। अब इस इंफॉर्मेशन को हम डिफरेंट सेक्शंस में डालेंगे और डिफरेंट सेक्शंस में एक पैराग्राफ्स की शक्ल या बुलेट पॉइंट्स की शक्ल करके चले जाएंगे। थोड़ा थोड़ा क्लियर है? 150 वर्ड्स फॉर द टेस्ट। बाकी आपकी शॉर्ट रिपोर्ट की भी एज सच कोई वर्ड्स या लेंथ डिफाइंड नहीं होती। वो जारी बात है लॉन्ग से छोटी होनी चाहिए, लेकिन आप कह रहे हो कि 2 पेज की है, 1.5 पेज की है, हाफ अ पेज की भी चलेगी, लेकिन अगर हम अपने पेपर की बात करें तो हमारी 150 वर्ड से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा इरफान, हमारा पेड़ सॉरी 10:30 तक की है ना? सवा दस ना 10:30? सवा घंटा, सवा घंटा। ओके चलो 10:15। अच्छा नहीं, अभी तो मैं नहीं थक सकती, मुझे अभी साथ में दूसरी क्लास भी नहीं है। अच्छा एक चीज माइंड में नोट डाउन कर लो आप लोग, या कहीं नोट डाउन कर लो, पेपर करना है कि शॉर्ट रिपोर्ट, मेमो रिपोर्ट या आपकी रिपोर्ट अगर वो मांगते हैं तो इसका मतलब यही है कि हमने ये फॉर्मेट फॉलो करना है। और दूसरा, इनमें कौन सी हेडिंग्स कंपल्सरी हैं कि जिनके बगैर आपका मेमो रिपोर्ट कंप्लीट नहीं होगी। वो है आपकी नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन, जो लाजमी। फिर नंबर 2 पे आपकी फाइंडिंग्स, इनको आप नंबरिंग देना चाहो तो भी नंबरिंग भी दे सकते हो, वरना खाली वर्ड हाईलाइट करके लिख दो कैपिटल में तो वो भी ठीक है। नंबर 4 इज सॉरी नंबर 3 इज आपका कंक्लूजन एंड नंबर 4 रिकमेंडेशन। ये 4 चीजें तो मस्ट। सॉरी, हाँ जी, इंट्रोडक्शन, फिर फाइंडिंग्स, उसके फौरन बाद कंक्लूजन और एंड में रिकमेंडेशन। ये 4 चीजें आपकी हेडिंग्स तो मस्ट है। आपकी एनालिसिस, नीचे वर्ड लिखो, डिस्कशन और समरी, इनके ऊपर तीनों पे स्टार डाल दें कि ये आपके ऑप्शनल हैं। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, एनालिसिस, डिस्कशन और थर्ड वाज समरी। यस, इन तीनों पे स्टार हम इसलिए डाल रहे हैं, ये कंपल्सरी नहीं है। अगर हमारे टॉपिक में कहा गया है हमें कि आपने ये रिपोर्ट तो लिखनी है और रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स आपको पता ही है कि फाइंडिंग्स वगैरह आपने डालनी है, लेकिन आपने एंड में डिस्कस भी करना है, डिस्कशन भी करनी है, तो हम एक डिस्कशन की हेडिंग डालेंगे। अगर वो आपसे पूछे हैं कि आपने, या वो डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि डू द एनालिसिस ऑफ द रिपोर्ट, या वो आपको एक जुमले में कुछ इस तरह सेंटेंस बना देते हैं कि वो आपसे मांग रहे होते हैं कि आपकी एनालिसिस क्या है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने एनालिसिस डालना होता है। इसके ऊपर हम कल मंडे को इंशाल्लाह बात करेंगे। अभी ये सिर्फ चीजें नोट डाउन आप लोग कर लो, क्योंकि अभी 5-7 मिनट्स रह गए आपके। इसको रिपोर्ट को जरा पढ़ लो अगर तो विजिबल है, जो सामने अभी आपके है। अच्छा पहले ये मुझे बताना कि ये रिपोर्ट इनको कहीं गई थी बनाने को या ये खुद बना रहे हैं? कहीं गई थी? सोचो।
इंट्रो पढ़े फिर मुझे बताएं कि ये खुद बना रही है या इनको कहा गया है। इंट्रो से आइडिया हो जाएगा। I came across certain discrepancies. मुझे आपकी तरफ से इंफॉर्मेशन थी कि कोई साइट पे गड़बड़ हो रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये रिपोर्ट बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं गया था और मेरी नजर से फलानी फलानी चीजें गुजरी हैं, तो दिस पर्सन इज मेकिंग द रिपोर्ट ऑन हिज ओन। अपने काम से गए थे, जो उनका काम है विजिट करना साइट, और उनको कुछ ज्यादा ही चीजें गलत नजर आई, तो उन्होंने सोचा कि वैसे रिपोर्ट करने के बजाय कि फोन कॉल कर दूं या फेस टू फेस कर दूं, मैं ऑन पेपर कर, ऐसी चीजें रिकॉर्ड में रखनी होती है तो बेहतर होता है कि आप ऑन पेपर ही बना के अगले बंदे को दो, वरना आप फोन करके या फेस टू फेस जाके भी चीजें बोल सकते हो। जब चीजें रिकॉर्ड में रखनी होती है प्रूफ के तौर पर, तो आप रिटन कम्युनिकेशन करते हो। फाइंडिंग्स में क्या मिली उनको? रॉन्ग मिक्सिंग रेशो, फिर यूज ऑफ नॉन अप्रूव्ड ब्रांड्स इन सुपरविजन। अच्छा, अब जरा इसको 2 मिनट सुन लो, फिर 10:15 हम छोड़ते हैं, अभी एनालिसिस और कंक्लूजन पे नहीं जाएंगे। फाइंडिंग्स लिखने के आपके दो तरीके होते हैं। आप या तो सीधा सीधा फाइंडिंग्स को पैराग्राफ्स की शक्ल में लिख सकते हो, पैराग्राफ के अंदर ही ये सारी चीजें डाल दो जो आपको मिली थी, जैसे हमें पीछे भी उन्होंने पैराग्राफ में ही लिखा हुआ ना, रेशो भी कम था, ये भी था, पैराग्राफ की शक्ल में लिख दिया। या आप इस तरह पॉइंट्स की शक्ल में भी लिख सकते हो फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन, क्योंकि ये फाइंडिंग्स एक पार्ट होता है आपके रिपोर्ट का। तो अगर पैराग्राफ में लिख रहे हो तो भी क्लैरिटी के साथ ही लिखना है, और अगर हम बुलेट पॉइंट में लिख रहे हैं 1 2 3 ABC या रोमन 1 2 3 में, तो भी हमने क्लैरिटी ही इसमें दिखानी, क्योंकि ये ही मेजर चीज है जो हमारे हाथ इंफॉर्मेशन लगी है। अच्छा, अब इसमें आप देख रहे हो रॉन्ग मिक्सिंग रेशो की इन्होंने बोल्ड करके हेडिंग दी हुई है, ये जरूरी नहीं होता। आप अगर 1 2 3 नंबरिंग कर रहे हो तो आप सिंपल अपना सेंटेंस स्टार्ट कर देते, स्टैंडर्ड रेशो ऑफ मिक्सिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाज इनअप्रोप्रिएट, बस हेडिंग देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हेडिंग देना चाह रहे हो तो दे सकते हो, तो ये दोनों चीजें चलेगी। बुलेट पॉइंट्स में बना रहे हो तो हेडिंग देना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर चाह रहे हो कि मेरा काम थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो या नंबर ऑफ वर्ड्स मेरे कम हो रहे हैं, तो ये 3 4 वर्ड्स करूंगा तो मेरे 150 हो जाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में हेडिंग दे देना पेपर वाले दिन। या मैं सेंटेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ, द स्टैंडर्ड रेशो ऑफ मिक्सिंग कंस्ट्रक्शन, और मैंने ये 6 वर्ड्स भी डाले हैं, 3 वर्ड उधर थे, 3 वर्ड इधर थे, ये कोई 9 वर्ड्स 10 वर्ड्स कम वर्ड है, तो ये वहां हेडिंग पे डाल दो, तो आपके वो 9 10 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। और इसी तरह वाइस वर्सा अगर लग रहा है नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ रहे हैं, तो फिर और मेरी हेडिंग, ऐसी सिचुएशन में हेडिंग्स को निकाल देंगे और सिंपल आप अपने पॉइंट्स भी लिख दोगे कि नंबर ऑफ वर्ड्स आपके आपके काबू में आ जाए, तो आप उधर जोड़ थोड़ा सा प्ले कर सकते हो अपने वर्ड्स के साथ। तो लेकिन मैं बताने का मकसद ये था कि नॉट नेसेसरी कि हर दफा हमने हेडिंग्स देनी है। चलो इसी नोट पे हम एंड करते हैं, फिर कंक्लूजन रिकमेंडेशन को हम और एनालिसिस को मंडे को करेंगे। क्वेश्चन वी हैव 2 3 मिनट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन?